हेलो प्यारे बच्चों, क्या लेक्चर है 11। वेलकम टू दी 11th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग रिफ्रैक्शन जो है प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कर लिए हैं। उसमें हमको एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, तो वो नहीं पढ़े, वो पढ़ना है, फिर प्रिज्म पढ़ना है और फिर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पढ़ना है। तो पहला अभी जो हम लोग शुरू करेंगे दैट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या गंदा गंदा आवाज निकाल रहा। TIR, ये टॉपिक आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार कक्षा 10 में ये हो चुका है ना। चश्मा सब पहन लिए हो? हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ, सुनो ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुम लोग 10th में जो पढ़े हो उसमें कुछ बात अगर तुमको याद हो तो बताओ। कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बारिश के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सच अ ब्यूटीफुल आंसर, गोली मार दो हमको। हाँ, बारिश के बाद रेन ड्रॉप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, चलो इसको थोड़ा सा और क्या होता है उसमें, रुक जाओ, पहले तो इसको गलत साबित करेंगे। हाँ, आगे। क्रिटिकल एंगल एक एंगल होता है। अच्छा, चलो पहले तो इसको गलत साबित करते हैं। बारिश के बाद होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आओ, ये क्या है? बारिश की बूंदे है ना। ठीक है सर, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप। ये हमारा है नॉर्मल। यहां पर एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। ये जो तुम गलत लाइन बोले हो, ये गलत लाइन बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो बाकी तो अभी तो टॉपिक का कुछ एग्जाम मतलब स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो लाइट रे यहां से गया आई एंगल पे, रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा। कितने पे? आर पे, है ना? इज दैट ओके? बोलो, तुम क्या कह रहे हो कि यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना? चलो, मेरा ये कहना है सर कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। मेरा ये कहना क्या है कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। उसका लॉजिक है मेरे पास। हम क्या कह रहे हैं कि लाइट रे यहां से बाहर आएगा और एग्जैक्टली जिस एंगल पे ये इन किया था उतने ही एंगल बनाता हुआ नॉर्मल्स। क्या मेरा कहना सही है? बोलो, हम कह रहे हैं तो गलत काहे कह रहे होंगे? सही होगा। एक बात बताओ, ये आई है, ये आर है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये एयर है, 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे n है, तो 1 साइन आई बराबर n साइन आर। अंदर जा रहा है रेयर से डेंसर में। ठीक है, यहां से आर कुछ आएगा। अच्छा, ये एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? तो रेयर से डेंसर में गया है, आई पे गया है तो आर पे रिफ्रैक्ट किया है। अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो आर से जाएगा, तो कितना से बाहर आएगा? आप अगर यहां पर देखेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड होगा। n साइन आर बराबर 1 साइन आई। यहां से आई का वैल्यू आ जाएगा आपको, इसी के बराबर आएगा। यहाँ पे n साइन आर 1 साइन आई के बराबर था, यहाँ भी n साइन आर 1 साइन आई के बराबर होना चाहिए। तो जितना यहाँ आई है उतना ही यहाँ आई होगा। यस और नो बच्चों? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई तुक बनता ही नहीं है कि ये लाइट रे यहां से बाहर आएगा, है ना? बोलो, यहां से बाहर कब आता है? जब ये एंगल जितना है उससे थोड़ा ज्यादा होता और तुम्हारे लैंग्वेज में वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होता, तो जो कि होने जा नहीं रहा है। इधर ओके। फिर
आप जो कह रहे थे वो चीज सही है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। वो क्या है? वो है पार्शियल रिफ्लेक्शन। वो क्या है? कई सारे केसेस में बच्चे ये गलत सोचते हैं कि यहाँ जो बुक में भी लिखा रहता है, 10वीं के बुक में भी ये फोटो बनाया रहता है यहाँ पर, जब इंद्रधनुष का फॉर्मेशन पे बात करता है लोग, और उस समय पे कहता है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो कि नहीं है। आपका फिजिक्स और मैथ्स कह रहा है कि वो नहीं है। अगर यहाँ पर ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आर हो गया, तो बेसिकली ये आर क्या होगा? आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, है ना? और अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे कुछ लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा देर बाद रिलेट करने लगेंगे। आप 10th पास हैं तो आप शायद ये कर पा रहे होंगे कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, है ना? तो ये भी अगर क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल होगा, तो यहाँ निकलेगा 90 डिग्री पे। और ये अगर इन किया है 90 डिग्री से कम पे घुसा है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल जितना है उतना ही ये है, तो यहाँ पर भी उतने ही एंगल पे, आई के बराबर एंगल पे ही बाहर आएगा, तो ये टी आई नहीं है। ठीक है सर? यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन दैट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। कहीं भी बाउंड्री पे जब लाइट रे जाता है तो जो भी लाइट रे जाता है उसका कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट करता है और कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट करता है। ये जो रिफ्लेक्शन है होता है, लेकिन दैट इज नॉट ड्यू टू TIR, दैट इज ड्यू टू पार्शियल रिफ्रैक्शन। हम लोग टॉपिक से ठीक ठाक डेविएट हो गए हैं, इस बच्चे को गलत साबित करने में वापस से आ जाते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला चीज जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कब? जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आता है। एक्चुअली हम ये सुनना चाह रहे थे तुमसे, हम ये नहीं सुनना चाह रहे थे कि बारिश के बाद। हम क्या सुनना चाह रहे थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है जो होता ही कब है? जब लाइट रे कहां से कहां आता है? डेंसर से रेयर में। फर्ज करो, इमेजिन करो कि यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और इस साइड में अभी के लिए हम 1 या n है, और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। चूंकि तुमको 10th का चीज याद है तो हम 1 ही मानते हैं अभी, फिर बाद में चेंज कर देंगे। अब लाइट रे जब यहां से कहीं यहां जाएगा तो दिस इज योर नॉर्मल, है ना? तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, है ना? बोलो। और फिर यहां जाएगा तो एक बार और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, है ना? बोलो। तो धीरे धीरे आपका ये देखिएगा तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज्यादा है, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन कुछ है, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे कुछ ज्यादा है। यस और नो? तो आई और आर में, इसको हम आई बोल रहे हैं, इसको आर बोल रहे हैं, इसको आई डैश बोल रहे हैं, और इसको आर डैश बोल रहे हैं। अब आई और आर में कौन ज्यादा है? यहाँ पे आई और आर में कौन ज्यादा है? आर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है आर? क्योंकि डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट रे नॉर्मल से अवे जाता है, तो ऑब्वियसली आर का वैल्यू आई से ज्यादा होगा। अगर हम आई को बढ़ाते जाएंगे तो आर भी बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा सर, एक सिचुएशन आपका ऐसा आएगा कि जो लाइट रे यहां से चल रहा है यहां जाएगा, और उस समय पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस समय पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है सर? अगर इससे ज्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा कर दे तो क्या होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा कर दे तो फिर क्या होगा कि लाइट रे अब दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, और ये रिफ्लेक्शन कर लेगा, और रिफ्लेक्शन जब करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। तो ये वो बाउंड्री पॉइंट है जिसके बाद अगर लाइट रे जाएगा, जहां पर इसके बाद जाएगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, सेम ही मीडियम में वापस से आ जाएगा। और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर ही में लाइट रे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। इंटरनल माने अंदर में ही हुआ है, आंतरिक रिफ्लेक्ट कर गया। इज दैट ओके? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें क्यों बोला गया है? क्योंकि जनरली क्या होता है
यहीं पे रोके रहना। जनरली क्या होता है? क्या जनरली क्या टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? एक्चुअली होता क्या है जनरली कि जब लाइट रे दो मीडियम के बाउंड्री पे पड़ता है तो वहां पे रिफ्रैक्शन तो होता ही है, कुछ पार्शियल यहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब यहां पे लाइट रे जा रहा होगा तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट किया और कुछ यहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, दैट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस जगह पे जो जब जाएगा तो थोड़ा भी लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, कंप्लीट क्या होगा यहां पे? रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो एक बीम ऑफ लाइट का 100% रेज जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है क्या? इसीलिए टोटल वर्ड यूज किया गया। इज दैट ओके? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कब कब टेक्स प्लेस? क्या दो कंडीशन है? पहला क्या है कि रेज रिफ्रैक्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रेज कहां से कहां रिफ्रैक्ट कर रहा है? डेंसर से रेयरर। और दूसरा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक मिनट सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सी क्या है? सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। तुमको नहीं लगता कि क्रिटिकल एंगल को थोड़ा डिफाइन करना जरूरी है? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ये है क्रिटिकल एंगल सर, ये वाला जो है दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, क्या बोले? इफ रेज रिफ्रैक्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयर medium, then angle of incidence at which angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree is called क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? तो सर समझिएगा मेरी बात, अगर ये n है इस मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेयर मीडियम का 1 है, तो क्रिटिकल एंगल वाले सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? c, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? 90 डिग्री। तो एट क्रिटिकल एंगल स्नेल्स लॉ क्या होगा? 1 into sin c ISC is equal to दुर्गधा n into sin c is equal to 1 into sin 90, यही ना? n into sin c बराबर 1 into sin 90, बाहर वाला का 1 अंदर वाले का n। तो यहां से sin c का वैल्यू कितना हो गया सर? sin c is equal to 1 by n, sin c is equal to 1 by n, और c का वैल्यू कितना हो गया? sin इनवर्स 1 by n। c का वैल्यू कितना हो गया? sin इनवर्स 1 by n। ठीक है क्या? तो क्रिटिकल एंगल c को अब हम लोग डिफाइन किया, ये 10th में डिफाइन किए थे, क्रिटिकल एंगल c बराबर sin इनवर्स 1 by n। थोड़ा और बढ़िया से डिफाइन कर लेते हैं, लिखने का मौका देंगे हम आपको। मान लीजिए ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। लेट्स से n2 इज ग्रेटर देन n1। लाइट रे इधर से जा रहा है, ठीक? ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, ठीक?
और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया वो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, N2 साइन C इज इक्वल टू N1 साइन 90, साइन 90 इज 1, तो साइन C का वैल्यू कितना हो गया, N1 बाई, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन N2 बाई N1, 1 अपॉन N2 बाई, समझिएगा, 1 अपॉन N2 बाई N1। ये बेसिकली N डेंसर बाई N रेयरर है, तो साइन C का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 1 अपॉन N डेंसर बाई N रेयरर, है ना। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। पिछला बार में NR1 था तो इसीलिए 1 बाई N ही था, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई N रिलेटिव ऑफ डेंसर मीडियम। 1 बाई N में N क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यस और नो, डेंसिटी वर्ड यूज कर दिए थे क्या, एंड 1 बाई N में N क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ND बाई NR, इज दैट ओके। इसी को हम N2 बाई N1 लिखें। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है सर, या यही कह लीजिए, यहाँ पे हम आपसे कह दे रहे हैं कि N2 इज ND माने डेंसर, N1 इज NR माने रेयरर, इज दैट ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है सर। तो पहले क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लिए हैं हम, यहाँ पे लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है सर, जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करके बताओ। ये किसी तालाब का सरफेस है, ये किसी तालाब का सरफेस है, ठीक है सर। और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कितना नीचे है, 36 सेंटीमीटर नीचे कर लेते हैं, ठीक है सर, 36 सेंटीमीटर नीचे है बाउंड्री से, ठीक है सोर्स। और सोर्स ऑफ लाइट जो है वो रेज भेज रहा है, तो रेज जो है वो बाहर भी आ रहे होंगे, है ना, ठीक। लेकिन बाहर आने का एक दायरा होगा, नहीं, वो दायरा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा पहले तक, है ना। इसके बाद जो लाइट रे जाएगा वो TIR कर लेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आ पॉइंट सोर्स is 36 centimeter below the water surface, okay. Find the radius of illuminated circle on the water surface। होगा क्या कि वाटर सरफेस पे एक पर्टिकुलर रेडियस तक जो होगा वो लाइट रे बाहर आ रहा होगा, तो वो चमकता हुआ दिख रहा होगा, उसके बाद लाइट रे बाहर नहीं आ रहा होगा, उसका रेडियस बताना। हम यहाँ बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सोर्स है ना, तो यहां से लाइट रे बाहर आ रहा होगा 90 डिग्री पे, ठीक। तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इल्यूमिनेटेड, वही रेडियस आपको बताना। इसके बाद वाला पॉइंट जो होगा वहां से लाइट रे बाहर नहीं आ रहा होगा, तो ये वाला जो रेडियस है, अरे मच्छर भाई साहब आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे काम चलेगा, बार बार बैठ जा रहा है एक्सपोर्ट वाले। आपसे ये वाला रेडियस पूछा जा रहा है, इसके अंदर का सारा लाइट रे बाहर आ रहा होगा, इसके बाद वाला लाइट रे बाहर नहीं आ रहा होगा, तो ये रेडियस पूछा जा रहा है, इज दैट ओके। तो
शुरू हो जाइए सर, बताइए जरा कि क्या होगा आंसर। आपने ये लिख लिया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और वहां पे 100% रिफ्लेक्शन होता है, मतलब थोड़ा भी लाइट रे पार्शियल रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। आपने इस सवाल को सॉल्व किया गया, सुनिएगा मेरी बात, इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे क्या, ठीक है क्या? तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/म्यू, म्यू कितना है यहाँ पे 4/3, यहाँ तो 1 है, 1/4/3, सो दिस इज 3/4, ठीक। अच्छा, ये एंगल सी, तो ये एंगल भी सी, और ये है एच, तो tan सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, r/h, tan सी इज इक्वल टू r/h, और साइन सी है कितना आपका 3/4, थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना ले, ये 3 और ये 4, तो साइन सी 3/4, तो बेस कितना हो जाएगा सर, √16 - 9 दैट इज √7 पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू हो जाएगा हाइट बाई हाइपोटेनस, नहीं p/h, tan सी चाहिए ना, सॉरी, tan सी चाहिए ना हम लोगों को, हाँ, तो यहां से जरा tan सी का वैल्यू बता दो ना, 3/√7, यहाँ पे लाके रख दे, 3/√7 इज इक्वल टू r/h, h कितना 36 सेंटीमीटर, यस और नो, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 108/√7 सेंटीमीटर, इज दैट ओके, बोलो, ठीक, आगे बढ़े। क्या हुआ? अच्छा यार, इसमें क्या करता है पता है इसमें सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी यूज कर लेता है कई बार। अब लिख लिए, अगर इसी सवाल में हम पूछते कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट कम्स आउट ऑफ द वाटर, जो सोर्स जो एनर्जी भेज रहा है, मान लीजिए 100 जूल भेज रहा है, तो कितना फ्रैक्शन बाहर आ रहा है, या 1 जूल भेज रहा है तो कितना फ्रैक्शन एनर्जी बाहर आ रहा है और कितना अंदर ही रह रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसी सवाल में पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट कम्स आउट ऑफ द वाटर। मेरा बात समझिए, आपने लिख लिया सारे बच्चे, करण, अर्जुन कहाँ है, लिख लिया आप, ओके। सुनो, जैसे यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है सर, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो कुछ पोर्शन तो लाइट रे ऐसे बाहर आएगा, नहीं, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रे बाहर आएगा, ठीक, इसके बीच का लाइट रे आ जाएगा बाहर, ठीक, ऐसे, या ये ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ लाइट रे ऐसा भी होगा जो बाहर नहीं आया होगा, रिफ्लेक्ट कर गया होगा, या कोई लाइट रे इधर ही भाग गया होगा, है ना। ठीक, बोलो, आप अगर पॉइंट सोर्स की वजह से देखेंगे तो एक स्फेरिकल रीजन में लाइट रे ऐसे निकल रहा होगा, जैसे यहाँ पॉइंट सोर्स है, तो ये ऐसे 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 हर तरफ लाइट रे निकल रहा होगा, है ना। इसमें से आप देखिएगा तो आपके साथ हुआ क्या पता है, यहां पे एक आर रेडियस का सर्कल बन गया, ठीक, इस पोर्शन से लाइट रे बाहर आ रहा है और बाकी पोर्शन से लाइट रे बाहर नहीं, माने ये वाला जो रीजन है इससे लाइट रे बाहर आ रहा है और बाकी से बाहर,
ये हो रहा है ना, देखो तो ये हो रहा है ना, यही वाला पोर्शन से लाइट रे बाहर आ रहा है ना, बाकी लाइट रे बाहर। हम आपसे पूछे कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बाहर आ रहा है, तो यहां पे हम लोग हेल्प लेंगे किसका, सॉलिड एंगल का। किसका हेल्प लेंगे, सुनिएगा सर, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, अगर हमारे पास एक स्फीयर है तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन होता है, सुनिएगा। ये इस स्फीयर का एक कटोरा वाला पोर्शन है, टुकड़ा, ठीक है सर। ये जो है ठीक, और हम आपसे क्या कह रहे हैं सर, ये एंगल जो है एक सेमी प्लेन एंगल है थीटा, ये एक सेमी प्लेन एंगल है थीटा। और अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं, नहीं ओम सिंबल से दिखाते इसको। सॉलिड एंगल कैसा हुआ करता था, कौन बोला ये बात, वेरी गुड बॉय, बाकी सब तो गधे हैं। 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज योर सॉलिड एंगल। थीटा इज सेमी प्लेन एंगल। अगर पूरे स्फीयर का देखेंगे तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, 2 पाई नहीं, सेमी प्लेन एंगल ना, तो ये थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो इस साइड भी आकर के पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो सॉलिड एंगल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, पाई। तो थीटा अगर यहाँ पे पाई रख देंगे तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, -1। तो ओवरऑल कितना हो गया ये 2 इंटू 2 पाई, दैट इज 4 पाई। तो एक स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। जैसे एक सर्कल अपने सेंटर पे प्लेन एंगल 2 पाई बनाता है, वैसे एक स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। इज दैट ओके। अगर हम आपसे ऐसा कह दिए कि कहीं पर भी ये एक आर्क है, ये एक आर्क है जो कि प्लेन एंगल बना रहा है थीटा, जो कि प्लेन एंगल बना रहा है। अब इसके अबाउट इसको क्या करो, घुमा दो 2 पाई से। किसके अबाउट, ये वाला जो डायमीटर रेडियस है इसके अबाउट घुमा दो, कितने से, 2 पाई से। तो अगर घुमा दोगे तो जो बनेगा इसको हम लोग एक कटोरा बोलेंगे, लेकिन ये जो स्पेस होगा इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। और वो जो सॉलिड एंगल होगा उसका वैल्यू होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज सेमी प्लेन एंगल, ठीक। तो अब हम क्या कहते हैं कि इस लाइट से जो एनर्जी निकल रहा होगा वो एक प्लेन में निकल रहा होगा, एक पूरे स्फीयर वॉल्यूम में निकल रहा होगा, वॉल्यूम में। तो वो क्या बना रहा, लाइट रे जो होगा एक वॉल्यूम में निकल रहा होगा, तो वहां पे हम लोग प्लेन एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, सॉलिड एंगल का। और तुमको ये दिख रहा है कि लाइट रे यूनिफॉर्मली सब तरफ निकल रहा है ना। तो मान लीजिए अगर इससे ई एनर्जी निकल रहा है, एक सेकेंड में मान लो इससे ई एनर्जी निकल रहा है, ई इज एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी रिलीज पर सेकेंड। ये किसके द्वारा, बाय सोर्स। तो जो एनर्जी बाहर आ रहा है ये तो सोर्स रिलीज कर रहा है, इतना ई एनर्जी सोर्स, यहां से सोर्स से ई एनर्जी रिलीज हो रहा है प्रति सेकंड। लेकिन जो लाइट रे बाहर आ रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन का आ रहा है ना सर, इतना ही पोर्शन का आ रहा है ना। तो इस सॉलिड एंगल में यहां से यहां तक वाला जो सॉलिड एंगल, उस सॉलिड एंगल में जितना एनर्जी बाहर आएगा उसी से हमको मतलब है। तो वो एनर्जी बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे चूंकि सिंस 4 पाई में एनर्जी निकल रहा है एक सेकंड में कितना, ई। 4 पाई सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर, 4 पाई से एनर्जी निकल रहा है ई, तो इसीलिए 1 सॉलिड एंगल से निकलेगा ई बाई 4 पाई, और इसीलिए 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से कितना एनर्जी निकलेगा, ई अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस और नो। तो एनर्जी रिलीज पर सेकेंड इज हाउ मच, ई बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। यस और नो। दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम विच पोर्शन, फ्रॉम दिस सॉलिड एंगल, फ्रॉम ये सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल कहां से आता है, थीटा से आता है, जहां पर वैल्यू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। क्या फ्रैक्शन क्या होगा, जब इसको ई से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन सॉलिड एंगल हो
फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन सॉलिड एंगल ओम इज हाउ मच, दिस डिवाइडेड बाय ई। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू पाई हो गया, थीटा का वैल्यू पाई हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 1 फ्रैक्शन, मतलब पूरे स्फीयर से कंप्लीट सारा एनर्जी निकल रहा है। इधर ओके बोलो। yes, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो सवाल था, ये वाला जो सवाल था उसमें सेमी प्लेन एंगल क्या है सी, सेमी प्लेन एंगल कितना है, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिलीज इज, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिलीज इज हाउ मच 1/2 1 माइनस cos c, yes or no? Yes. Fraction of energy released is released out of the liquid कह लो या जो भी है डेंसर मीडियम, लिक्विड या डेंसर मीडियम कह लो, आउट ऑफ द डेंसर मीडियम। कितना हो जाएगा ये, इतना, कितना हो जाएगा इतना, ठीक है क्या बोलो। और यहाँ पे cos c का वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से cos c का वैल्यू कितना हो जाएगा √7/4। तो फॉर दिस क्वेश्चन, ये इन जनरल हम बता दिए आपको, फॉर दिस क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज हाउ मच 1/2 1 माइनस cos c का वैल्यू कितना √7/4। ठीक है सर, बोलिए क्लियर है पूरा बात, ठीक। क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता बात दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक। तो अगर आपको सॉलिड एंगल का ये वाला फॉर्मूला हम चाहेंगे कि आप लिख लीजिए इस वाले केस में, कि अगर क्रिटिकल एंगल सी है तो कितना बाहर आ रहा है, उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, इस सवाल के लिए आंसर है, और अगला पेज हम आपको लिखने का मौका देंगे। ये बेसिकली सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, इसको भी लिख लो, हम पढ़ाए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। ये टीआर का एक आधा और चीज होता है जो तुम ऑप्टिकल फाइबर जानते हो, अभी तो जियो का बहुत सारा जियो फाइबर सब यूज हुआ। यहाँ पे कौन सा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, पहले कौन सा था ना BSNL कहाँ था, मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा। हाँ तो अच्छा है, कुछ यूबीकॉम या कुछ है, एनीवे तो ऑप्टिकल फाइबर होता है कुछ, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, बोले ना, हम मजाक नहीं हो रहे हैं बद्या कसम। डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तार होता है, क्या चीज का बना हुआ, हाँ शीशा का बना हुआ, अच्छा मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा कुछ होता है, नहीं लेकिन पतला होता होगा, ओके। सो जो बच्चा कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ मान लीजिए कि एक ग्लास का सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है सर, और इससे इसके थ्रू हम किसको लेके जाते हैं, डेटाज, सिग्नल्स, है ना, सिग्नल्स। तो लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैसा ही जितने भी जैसे रेडियो वेव हैं, माइक्रोवेव है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। एक्सरेज जो पढ़े वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होता है या वेव होता है। तो जैसे लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, वैसे ही बाकी के ईएम वेव भी करते हैं, जैसे एक्सरेज भी वैसा ही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड अगर आगे चलोगे तो पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब शो करता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम वेव को या एनर्जी को या रेज को किसी हवा में या नॉर्मल मीडियम से पास कराते हैं तो जनरली क्या होता है, कुछ एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या मान लो कि वो लॉस हो जाता है ना। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम एक ग्लास का ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम लिए हैं और हम क्या किए हैं, यहां से एक लाइट रे को एंट्री कराए, यहां से एक लाइट रे को
एंट्री करा है, ठीक। तो रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ठीक। यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ कुछ इस प्रकार का व्यवस्था रखते हैं कि इस जगह पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो फिर ये क्या करेगा, टी आर कट जाएगा, है ना, ठीक है सर। और यहाँ टी आर करेगा तो इट इज बाउंड टू अंडरगो टी आई आर एट दिस पोजिशन ऑल्सो। यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी आर कर जाएगा, यस और नो, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से ये भी आई होगा, इधर हो गया। तो यहाँ अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था तो ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, और डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फिर से टी आर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है अनवरत चलता रहेगा तब तक कि जब तक कि ये बाहर ना आ जाए, फिर डेंसर से रेयर में आएगा तो ये आउटसाइड निकलेगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये क्या, टी आई आर एक 100% रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना होता है। एक बार अंदर घुस गया तो अब वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ साइड वॉल से बाहर नहीं निकल सकता, ये वाला फ्रंट वॉल से ही बाहर आएगा। तो क्या कुछ रेज का लॉस हुआ, क्या कुछ बाहर गया, क्या नहीं हुआ, है ना। तो फायदा क्या हुआ कि जितना एनर्जी हम यहाँ से 1 सेकेंड में भेजे वो सारा एनर्जी यहाँ पे हमको मिल गया, बोलो। तो ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का केबल होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, लेट्स से ग्लास का, जिसमें हम एनर्जी एक साइड से भेजते हैं, रेज एक साइड से भेजते हैं और दूसरे साइड से रेज को हम लोग कलेक्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में लॉस जो होता है वो नहीं होता है। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कुछ इस तरीके का हो कि उसके लिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तभी टी आर होगा, नहीं तो ये वहां से बाहर आ जाएगा, है ना। अब मेरा सवाल ये है कि मेरे सवालों का जवाब दो। सवाल यह है सर कि इस ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इस ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। और ये जो है ये क्या है, एयर है। फॉर नो लॉस फ्रॉम साइड वॉल, ऑप्टिकल फाइबर के साइड वॉल से कोई लॉस नहीं हो, उसके लिए इस n का वैल्यू क्या हो, उसके लिए इस n का वैल्यू क्या है, ठीक है सर। तो बताइए कि क्या हो। सुनो मेरी बात, बेसिकली हम लाइट रे को यहां से एंटर करा रहे हैं, ठीक है सर, लाइट रे को यहां से एंटर करा रहे हैं। इच्छा क्या है कि लाइट रे यहां जाए तो इस जगह पे क्या हो जाए, उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, इस जगह पे क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन। सर सुनिए मेरी बात, अगर इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये वाला जो होगा सर, ये वाला ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, है ना, ठीक। इच्छा क्या है, 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना। मतलब 90 माइनस आर का जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वो भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, है ना, बोलो। 90 डिग्री माइनस आर का मिनिमम वैल्यू चाहिए और उसको हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनाना है। तो 90 डिग्री माइनस आर का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आर का मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे को कम से कम रखना है, तो ये आर जो हो वो मैक्सिमम हो जाएगा, तब ये पूरा फ्रैक्शन जो होगा वो मिनिमम होगा। ये जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, है ना। अच्छा, यहां पर
जब हम लोग लिखेंगे 1 साइन आई बराबर n साइन r, तो i को अगर बढ़ाएंगे तो r भी बढ़ेगा, i जितना ज्यादा r भी उतना। तो अगर हमको r का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कब होगा, जब i मैक्सिमम हो। i का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री। i का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो अगर 90 डिग्री i को रख देंगे तो ये r मैक्सिमम हो जाएगा, और r मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वाला पूरा चीज मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो TIR हो जाएगा, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा तुमको मेरी बातों में, यहाँ पे हम वापस से बता दे रहे हैं आपको, समझिएगा। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है सर। यहां पर ये चीज जो है दिस इज आवर नॉर्मल, दिस इज आवर नॉर्मल टू द सरफेस। हम लाइट रे को कैसे भेज रहे हैं सर, 90 डिग्री पे। अगर हम लाइट रे को 90 डिग्री पे भेजेंगे तो इस जगह पे जो R आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और अगर ये मैक्सिमम हुआ तो ये वाला चीज मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का सम 90 डिग्री है। और ये जो है, ये जो मिनिमम है वो भी अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे लाइट रे क्या कर जाएगा, TIR, है ना। बोलो। अब एक बात बताओ जरा कि अगर हम इसको 90 डिग्री से पे रखे हैं आई को, तो R कितना होगा, देख लेते हैं। 1 साइन 90 इज इक्वल टू n साइन R, तो 1/n बराबर साइन R, दिस इज R। तो ये देख करके क्या लग रहा है, R बराबर साइन इनवर्स 1/n किसका नाम है, अब क्रिटिकल एंगल का। अभी भी तो पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 1/, तब ना यहाँ डेंसर मीडियम से क्रिटिकल पे आता तो बाहर में 90 पे जाता, तो बाहर से 90 पे जा रहा है तो अंदर में क्रिटिकल पे जाएगा, है ना। तो ये R क्या हो गया, C के बराबर, अरे है ना। और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस C, तो 90 डिग्री माइनस C जो है फॉर TIR, फॉर TIR 90 डिग्री माइनस C शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री माइनस C शुड बी ग्रेटर देन C, तो 90 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 2C, है ना। बोलो। तो C शुड बी लेस देन 45 डिग्री, है ना। बोलो। और C जो है ये C ही है ना, मतलब C मतलब क्या, साइन इनवर्स 1/n शुड बी लेस देन। मैथ्स के लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, इनवर्स लेने पे इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। बोल, तुम लोगों को मतलब नहीं। दोनों साइड साइन थीटा ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/n लेस देन साइन 45 डिग्री, यस और नो। तो 1/n शुड बी लेस देन 1/√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कोई इनइक्वालिटी फर्क पड़ेगा, नेगेटिविटी नहीं है, तो n शुड बी ग्रेटर देन। तो अगर n √2 से ज्यादा हुआ तो अगर 90 डिग्री पे भेजेंगे तब भी यहां पे TIR होगा, तब भी यहां पे। और 90 डिग्री पे जब भेज रहे हैं तो ये वाला एंगल मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम, क्योंकि 90 डिग्री पे जब भेज रहे हैं तो यहाँ का R मैक्सिमम है, और R मैक्सिमम है तो यहाँ वाला 90 माइनस R मिनिमम हो जाएगा। और कम से कम जो ये एंगल है वो भी 90, वो भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो अगर हम 90 डिग्री से कम यहाँ पे कर दिए तो R का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, और ये वाला एंगल थोड़ा, तो जब ये वाला एंगल अभी क्रिटिकल से ज्यादा है तो बढ़ा देंगे तो पक्का पक्का क्रिटिकल से ज्यादा होगा, तो TIR होना ही होना है ना। बोलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको। हमारा इच्छा ये था कि हम ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस सिलिंड्रिकल फाइबर का पता करें, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कि सारा रे TIR कर दे यहां पे। अब सारा रे जो यहां से जा रहा होगा कितने एंगल पे जा रहा होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं कि अगर 90 डिग्री वाला रे यहां पे TIR किया तो बाकी सब रे यहां TIR करेगा। उसका लॉजिक सुनो, 90 डिग्री यहां जब हम आया रख रहे हैं तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अधिकतम है, ये जितना ज्यादा होगा यहां वाला एंगल उतना
अब मैं क्या कह रहा हूं कि 90 डिग्री पे यहां पे हो रहा है टी आई आर, मतलब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ना? 90 डिग्री पे अगर टी आई आर का कंडीशन मीट करा दिए तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से, अब अगर 90 डिग्री से कम कर देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल भी थोड़ा कम हो जाएगा और ये वाला थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर 90 डिग्री पे ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो बाकी सब एंगल पे तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा ना? अरे है ना? बोलो। तो हम एक्सट्रीम वाला रे को भी टीआर करा दे रहे हैं, तो इसके अलावा बाकी सारा रे टीआर करेगा। और एक्सट्रीम रे के लिए क्या होना चाहिए? एन का वैल्यू √2 से ज्यादा, एन का वैल्यू √2 से इधर। ओके, तो हो गया, खत्म हो गया। ये देखना क्या इच्छा क्या है मेरा कि 90 माइनस आर हमेशा क्रिटिकल, ऑलवेज। ये क्या चाहिए हमको? ये हमेशा चाहिए हमको। तो हमेशा अगर ये सी से ज्यादा हो, मतलब ये मिनिमम का, इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी अगर सी से ज्यादा होगा तो हमेशा ये सी से ज्यादा होगा। और ये इसका मिनिमम वैल्यू मतलब आर का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख दो। और आर का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है यहाँ पे? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। इधर ओके, ये फोटो बनाओ, फिर अगला वाला फोटो बनाएंगे। हाँ, तो ये सब डन हो गया सर। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्लीज, ठीक है सर, हेडिंग डालिए। आज प्रिज्म का छोटा मोटा बात करेंगे, बाकी बातें कल। तुम लोग प्रिज्म देखे हो? हाँ, कैसा होता है? पिरामिड जैसा होता है, तो प्रिज्म कैसे हो गया वो? प्रिज्म कैसा होता है तो पिरामिड जैसा। ये प्रिज्म का फ्रंट व्यू है, माने ऐसा करके निकला हुआ होगा, ठीक है? ये ट्रायंगल है ना, इसे कैसे बाहर खींच दोगे तो दैट इज प्रिज्म। इज दैट ओके? अच्छा, किसी ग्लास का ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ होगा। अच्छा, क्या होगा कि हम यहां से लाइट रे को इन कराएंगे, ठीक है? यहां से लाइट रे को इन कराएंगे। ये जो ब्लू कलर का बनाया है दैट इज नॉर्मल। तो ये आई है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया, तो ये एंगल जो है इसको हम लोग R1 बोल रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? ये लाइट रे यहाँ से जब यहाँ गया तो उसके बाद फिर ये बाहर भी आएगा। यहाँ पर फिर से ये ब्लू वाला जो है वो है क्या है? नॉर्मल। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है सर? अब मेरा बात सुनिएगा, ये वाला एंगल को हम लोग R2 बोल रहे हैं, ये वाला एंगल को हम लोग R2 बोल रहे हैं, ठीक? और ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है? I is angle of incidence, I is angle of E is angle of emergence, E is angle of emergence, एंड ये दोनों है R1 और R2। पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है सर? तो अभी हम लोग जो ये जो चीज है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस जो है, ठीक है, जहां पे लाइट रे जा रहा है, यहाँ एक बार रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं, सुनिएगा ना, इसको ए नाम नहीं देते, इसको पी नाम देते हैं। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है सर? अब हम लोग थोड़ा एक आधा रिलेशनशिप पता करना चाहते हैं R1 R2 एंगल ऑफ प्रिज्म सब में।
पहली बात हमको ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो आप मेरा ये बात मानेंगे? ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मल। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये बात भी आप मानेंगे, मानना पड़ेगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ कि एक एंगल है BOC और एक एंगल है CPB, एंगल BOC प्लस एंगल CPB, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, PBOC इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों 90 90 तो बाकी दोनों का सम भी 180, तभी ना 360 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, कहो हाँ। अच्छा ये एक ट्रायंगल दिख रहा है BOC, एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें अगर हम बोलें कि एंगल BOC प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, तो वो भी कितना होगा? क्योंकि एंगल किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों बराबर हो गया, ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये दोनों बराबर हो गया। बराबर करेंगे तो ये और ये, तो क्या लिखूंगा? एंगल CPB इज इक्वल टू R1 प्लस, और एंगल CPB क्या है? A है, तो A बराबर R1 प्लस R2, A बराबर R1 प्लस, तो R1 प्लस R2 बराबर A। ये पहला बात हुआ। किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट भाई यहाँ जाना चाहिए लाइट रे, यहाँ जाना बहुत ज्यादा मुड़ जाता तो पता चलता नीचे पे भाग गया, ठीक, तब R1 प्लस R2 A के बराबर, क्योंकि तब ये A नहीं होगा। ठीक है सर, बोलो दैट ओके? अच्छा सर सुनिए सर, आपसे हम अगर ये बात पूछ ले कि क्या आप मुझे एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन बता सकते हैं? पहला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हैं? इसको हम लोग डेल्टा 1 बोल देते हैं, ठीक। ये डेल्टा 1 क्या होगा? लाइट रे जा रहा था कितने, नॉर्मल से कितने एंगल पे जा रहा था? I पे। अभी नॉर्मल से कितने एंगल पे जा रहा है? R1 पे। तो अपने रास्ते से कितना घट गया? ये I है, और ये पूरा एंगल, ये जो पिंक कलर का लाइन है और जो ब्लू कलर का लाइन है, उनके बीच एंगल कितना? I के बराबर, वर्टिकली अपोजिट से नहीं। अरे ये लाइन और ये लाइन, जब ये I तो ये वाला भी I, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो। तो ये जो डेल्टा होगा, ये पूरा एंगल हम आपसे कितना कह रहे हैं? I। क्यों? तो अगर हम ये डेल्टा 1 तुमसे पूछेंगे तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? I माइनस, तो डेल्टा 1 बराबर I माइनस R1, डेल्टा 1 बराबर I माइनस R1। और अगर आप देखिएगा तो ये लाइट रे ऐसे जा रहा था, ये लाइट रे ऐसे जा रहा था, तो अपने रास्ते से जो डेविएट हुआ इसको हम लोग डेल्टा 2 बोल देते हैं, बोलो। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? E माइनस R2, E माइनस, ये जो जा रहा होता तो ये वाला एंगल कितना होता वर्टिकली अपोजिट से? R2 होता। तो ये डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? E माइनस, तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? E माइनस R2। अच्छा डेल्टा 1 क्लॉकवाइज सेंस में है, डेल्टा 2 भी। पहले एक रे जा रहा था, अपने रास्ता से डेल्टा 1 झुक गया, फिर अपने रास्ता से डेल्टा 2 झुक गया, तो टोटल अपने रास्ता से कितना झुक गया? डेल्टा 1 प्लस। तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा सर? डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस, इन दोनों को जोड़ दूं, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा? I प्लस E, और R1 प्लस R2 कितना है? तो डेल्टा नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? I प्लस E माइनस A। बोलो A बराबर R1 प्लस R2, बोलो। A बराबर ध्यान देना चाहिए, ये जो एंगल है उसका दो एडजेसेंट फेस से लाइट और टकराना चाहिए, तभी ये होगा, ठीक है क्या? और डेल्टा नेट बराबर I प्लस E माइनस, डेल्टा नेट बराबर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? छापो सर। आज ये कहानी यही रोक दे क्या? क्योंकि प्रिज्म में अपने आप में ऐसा है ना कि अगर कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे ना तो अगला दिन बोलोगे क्या हुआ।
है ना, कटप्पा को क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो प्रिज्म को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दोनों चीज आपको याद हो। चलिए सर, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।